क्या जो ये इस तरह के जो फेक न्यूज़ का कारोबार है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे व्यावसायिक हित है? क्या मीडिया का कोई अपना एजेंडा होता है? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है? क्या पत्रकारों का अपना एजेंडा होता है? क्या उनकी अपनी वैचारिक मजबूरियाँ होती हैं? क्या वो खास विचारधारा के लिए काम करते हुए खबरों से छेड़छाड़ करते हैं? इन सब मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। दिनेश गौतम जी, मेरी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी, बहुत अच्छे जी, से सुन पा रहा हूँ। जी, जी। नमस्कार, कहिए। मैं राहुल जी की बात को आगे बढ़ाते क्योंकि आपका एक लंबा समय टेलीविज़न का रहा है। आप खबरों के आगे, खबरों के पीछे, न्यूज़ रूम में एक रिपोर्टिंग में भी रहे हैं, न्यूज़ रूम में पीछे भी काम किया है, एंकरिंग भी की है और साथ में आजकल आप मैनेजमेंट से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। तो मैं राहुल जी वाले सवाल पे आपको आता हूँ। जैसे राहुल जी ने कहा कि कई बार टेलीविज़न एक ऐसा माध्यम होता है, जिसमें बहुत जल्दबाज़ी होती है और कई बार उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, फैक्ट चेक नहीं हो पाता है, तथ्यों की त्रुटियाँ हो जाती हैं। क्या यही वजह होता है एक फेक न्यूज़ का गलती बस भूलबस हो जाता है या इसके पीछे चैनलों का अपना एजेंडा होता है, पत्रकारों का अपना एजेंडा होता है, कोई वैचारिक कारण भी होता है, क्या आपको लगता है? इसके पीछे बहुत सारी वजहें मुझको लगती हैं। एक तो हमारा जी, स्वभाव, हम जी, आदतन चाँद में परियां रहती हैं, हमको बचपन से ये बातें अच्छी लगती हैं, जो वस्तुतः होती नहीं हैं। और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, तब भी हमारी ये आदत जाती नहीं है। इसीलिए गणेश जी दूध पीते हैं, तो पीने लगते हैं। बेशक उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये जंगल की आग की तरह लोगों में फैलता है और ये फैलता चला जाता है। फिर अगर आप इसको सोशल मीडिया तक महदूद रखते हैं, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेनस्ट्रीम मीडिया ने ही ये बताया कि नोटों में चिप लगा है और कैसे उसको इनकम टैक्स जो ऑफ़िशियल्स हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं। अब इसमें सब जगह अलग-अलग वजूहात हैं। कोई भी क्रेडिबल चैनल, कोई भी मेनस्ट्रीम चैनल अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ जानबूझकर खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, खबरों के लपकने में और जल्दी से पेश कर देने की होड़ में, ये होता है कि कोई अधपकी या पूरी तरह से जो कन्फर्म्ड नहीं है, वो खबर देने के चक्कर में ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर कोई, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई चैनल या कोई मेनस्ट्रीम मीडियम करेगा, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी को इससे डेंट लगता है और आने वाले बहुत दिनों तक इसको लेकर उसे कोसा जाता है और जब कभी वो अपनी क्रेडिबिलिटी का हवाला देता है, तो काउंटर में ये दिखा दिया जाता है कि तब आपने ये क्या किया था। लेकिन 2 बातें जो मैं कह रहा हूँ कि एक एक तो हम इस पे बहुत जल्दी यकीन कर लेने वाला हमारा स्वभाव है। अभी जैसे मैं ये देख रहा था कि जब कोरोना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये डाला कि शिव पुराण में ये लिखा हुआ था, बहुत पहले ही लिख दिया गया था कि कोरोना आएगा और चीन से वो निकलेगा और ये वायरस आएगा और अगर आप ये मंत्र का जाप करेंगे तो उसके बाद ये नहीं होगा और मुझे बड़ी हैरानी हुई जब एक बुजुर्ग रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा देखना शिव पुराण में ये है और तुम इसका पाठ ज़रूर करना। मुझे लगा यार ये आईएएस ऑफिसर रहे हैं, ये कैसे ये बात कर सकते हैं? और उसमें बाद में पाया गया कि वो किसी ने फ़ोर्ज किया था, इतनी बढ़िया तरीके से फ़ोर्ज किया था कि लोगों को ये लग रहा था कि ये हो सकता है हमारे मनीषियों ने बड़ा पहले भाँप लिया हो, क्योंकि हम इस तरह की हम जो सोचते हैं और जो देखना चाहते हैं, अमूमन जब हमको वो सामने परोसा हुआ मिलता है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, हम उस पे भरोसा करने की हमारी जनरली टेंडेंसी होती है और इसका फ़ायदा कॉर्पोरेट्स भी उठाते हैं, इंडिविजुअल्स भी उठाते हैं, सरकारें भी उठाती हैं। ब्रेक्ज़िट जैसा मामला होता है, अमेरिका में चुनाव होते हैं, तब इसका फ़ायदा लिया जाता है। कई बार जो लोग हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, वहाँ से ये चलाया जाता है। यही विकास दुबे वाले मामले में हुआ, जिसमें आरएसएस नंबर प्लेट पे लिखा हुआ मिल गया, तो वो लेकर उड़ गए। कितने सारे लोग हैं, कसाब भी तो हाथ में कलावा बाँध के आया था ना, और उसका भी मकसद यही था कि ध्यान कहीं और जाए। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कहीं नंबर प्लेट पर कुछ और लिखा हुआ है, तो उसको कौवा कान लेके जैसे ही उड़ता है, तो लोग कान में हाथ लगाने के बजाय कौवे के पीछे भाग देते हैं। ये मेंटालिटी है हमारे देश की। तो ये हम एक तो ससेप्टिबल हैं, प्रोन हैं, हम पहले ही वल्नरेबल हैं, हमने खुद को ऐसा बनाया है और दूसरे उसका फ़ायदा ये तमाम मीडियम उठा रहे हैं। 30 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूज़र्स, उसमें से ज़्यादातर 20 करोड़ के आसपास व्हाट्सऐप, 15 करोड़ के आसपास ये आपका फेसबुक और करीब 3 करोड़ के आसपास ट्विटर। तो ये जो है, ये लोग जानते हैं कि इसका पावर बहुत है और इसमें एक छोटी-सी चीज़ डाल देने के बाद वेरीफ़ाई होने की उसकी गुंजाइश कम होती है। जब तक वेरीफ़ाई होता है, तब तक वो अपना असर कर चुका होता है। इसलिए इसका फ़ायदा भी जो निहित स्वार्थ वाली बातों को अपना पावर बनाकर आगे चलने वाले लोग हैं, वो कॉर्पोरेट्स हों, नेता हों, सरकारें हों, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे बचे जाने की ज़रूरत है। अ, बहुत हद तक सहमत हूँ। ये बात ठीक है कि एक वो इकोसिस्टम है जो प्रधानमंत्री के वहाँ होने की वजह से
वो रिसीविंग एंड पर है और जिस तरीके से वो पहले फलता-फूलता रहा है, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। अ, सीधे-सीधे हमला बोला नहीं जा सकता, गुंजाइश दिखाई नहीं देती है, तो फिर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। अब हकीकत ये भी है, अब जैसे मेरे को ही कई बार जब मैं कुछ कुछ एक शोज़ को लेकर लोगों का रिएक्शन देखता हूँ, कई लोग लिखते हैं कि आप तो सरकार के प्रवक्ताओं से जिस तरीके से सवाल करते हैं, ऐसा लगता है कि आप उनको स्पेयर कर रहे हैं और आप कई बार विपक्ष के लोगों पे से सवाल कर रहे होते हैं, जबकि सवाल करना तो आपको सरकार से चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब इतने लंबे वक़्त तक कोई एक पार्टी सत्ता में रही हो, तो उससे आज भी सवाल बनते हैं और सवाल केवल सत्ता के लिए होते हैं ऐसा नहीं है। सवाल होते हैं विपक्ष के लोगों से भी पूछने के लिए कि आप ज़िम्मेदारी के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। समाज से भी होते हैं कि समाज जो है सामने की तरफ विकास चाह रहा है, उस तरफ दौड़ना चाह रहा है लेकिन अपनी कुछ एक चीज़ें अपने साथ लेकर चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौड़ सामने की तरफ रहा है, देख पीछे की तरफ रहा है और गिर जाएगा। एक इंडिविजुअल से भी सवाल होता है कि आप देश और तमाम बातें करते हैं, लेकिन आप अपनी भूमिका क्या निभा रहे हैं छोटी या बड़ी राष्ट्र निर्माण के लिए? तो ये कहा जाना कि आपको सिर्फ़ सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। सत्ता से सवाल अभी आपको असहज आप आपसे अगर विपक्ष होने के नाते ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि ऐसा ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? जो असल में अपना वजूद नहीं रखता, जो फ़ोर्स्ड है लेकिन आपके साथ खड़े हुए लोग और ये बात बिल्कुल सही है कि आप जैसा देखना चाहते हैं, वैसी आपको चीज़ दिखाई देती है। वो नैरेटिव जो गढ़ा जाता है, तो वो लोग जो समझते हैं कि असल में इसकी हकीकत क्या है, उनको समझ में आता है, लेकिन जो लोग ये देखना चाहते हैं कि नैरेटिव ऐसा होना चाहिए, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सच्चा नैरेटिव है या गढ़ा हुआ नैरेटिव है। तो ये बात सच है कि फ़ेक न्यूज़ कई तरह से काम करती है। फ़ेक न्यूज़ एक तो इस बात से काम करती है कि हमारी अपनी टेंडेंसी क्या है, चटपटा, चटखारे वाला, बहुत जल्दी से हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं, एक तो ये हमारी टेंडेंसी है। गाँव में लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बाहर लोग थोड़ा बहुत परख लेते हैं, देख लेते हैं। अ, दूसरा ये है कि अब ये जो है हर किसी के हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, जो कई बार किसी के हाथ में उस तरह का काम भी कर सकता है। उससे बड़ा बच के रहने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, लेकिन इसको किस हद तक टेम किया जा सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ज़माने में, वो भी एक मसला है। और तीसरी बात ये जो ये कहा जा रहा है कि एक इकोसिस्टम है, जो इससे बेनिफिट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि होता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसको काउंटर करने के लिए कई बार वो लोग जो ये समझते हैं कि एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, वो इसको काउंटर करने के लिए इसी तरह के इकोसिस्टम से काउंटर करने की कोशिश करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए। और आपको इसमें एक डिफरेंस ये दिखाना चाहिए कि आप इसमें यू कैन स्टूप डाउन टू दिस लेवल, बट वी विल नॉट। खैर, अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा लॉकडाउन में एक बड़ी घटना हुई। आपने देखा होगा कि अब प्रवासियों का बड़े पैमाने पे तो नहीं कहूँगा लेकिन बड़े बड़े मात्रा में पलायन हुआ और खबरें आपने देखा होगा। इस संदर्भ में आपको दिनेश भाई देना चाहूँगा। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं दिनेश भाई? दिनेश जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। आप अगर देखेंगे कि अचानक आनंद विहार पे इतनी भीड़ जुट आती है। अचानक जो है वो आप बम्बई का देखेंगे वहाँ इतनी बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं। अचानक इतने बड़े पैमाने पे लोग आ जाते हैं और एक माहौल बनाया गया कि भई आप अब घर जाइए 6-8 महीने आपको कोई रोज़गार नहीं मिलने वाला है। तो ये अफ़वाह को पहले अफ़वाह फैलाओ, फ़ेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर उनको फर्जी खबरों के रूप में प्रकाशित करो और फिर उनको आक्रोश पैदा करके और पूरी पूरी तरह से जो है उन लोगों को भड़काओ। ये जो पूरे देश में धंधा चल रहा है, इस पे मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा दिनेश जी। देखिए, उस समय जब की बात आप ये कर रहे हैं, लोग लॉकडाउन के बाद लोगों के में बड़ी तेज़ी से ये खबर सर्कुलेट कर रही थी कि लॉकडाउन ये जो अभी हुआ है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, ये मई-जून तक जाएगा और ये अभी बस 15-20 दिनों के लिए नहीं है। लोगों के बीच में ये ख़ास तौर से वो तबका जो माइग्रेंट और लेबर क्लास तबका है, जो यहाँ पे दिहाड़ी का काम करने वाला तबका है, उसके बीच में बहुत तेज़ी से ये खबर गई और वो इस पर भरोसा भी कर गए। अब ये किसने शरारतन फैलाया या वो वर्ग जो है, वो इस तरह की खबरों के लिए ससेप्टिबल है क्योंकि वो अमूमन इस तरह की खबरों पर भरोसा कर लेता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था दूध पीने वाला। तो क्या उस वजह से उसने इस पर भरोसा कर लिया? और फिर क्या होता है हमारे यहाँ ये भी होता है अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कुछ लोग उसकी शुरुआत कर दें तो बाकी लोग उसको फ़ॉलो करने लगते हैं।
तो कुछ लोग सड़क पे निकले और बाकी लोग इस आश्वासन सरकारों के इस आश्वासन के बावजूद कि उनका ख़्याल रखा जाएगा, वो सड़कों पर आ गए। बाद के दिनों में हमने ये भी देखा कि जिन लोगों ने भरोसा दिया था मसलन दिल्ली के संदर्भ में कि हम ख़्याल रखेंगे उन लोगों का जो यहाँ रुकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है लेकिन हमको जो खाना दिया जा रहा है जैसे 2 रोटी या 1-2 पाव दे दिए जाते हैं, कुछ खाना इस तरीके का दे दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि अब शाम को मिलेगा। उसमें हमारा काम नहीं चलता है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। मेरे पास तो एक फ़ोन आया था पता मैं एक बार कनॉट प्लेस पे कोई एक शो कर रहा था, उस दौरान किसी एक जो वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें से किसी एक भाई साहब ने मेरा नंबर लिया था, वो वहाँ पे काम करते थे किसी एक होटल में। तो उनका अचानक फ़ोन आया और इत्तेफ़ाक़न उस समय मैं उठा पाया उनका फ़ोन, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ काम करता हूँ और ऐसी-ऐसी बात हो गई है और अब मैं भी सर निकलने वाला हूँ, अब मैं एक बार चाहता था आपसे पूछ लूँ, क्या ये और आगे जाएगा? इसको जब मैंने गौर से बाद में सोचा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों का हाथ रहा हो, जो ये चाहते थे कि लोग निकलें, लेकिन साथ में वो जो तबका है वो ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह की खबरों के लिए, ये भी हमको देखना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए कोई एक इफ़ेक्टिव मेजर लाना पड़ेगा। देखिए जो जो एक ये पॉलिटिकल वॉरफेयर है इन्फॉर्मेशन का या कश्मीर के संदर्भ में जिसका उदाहरण अभी दिया गया है, वो तो निश्चित रूप से चल रहा है। और उसको लेकर अब कोई इफ़ेक्टिव मेजर लाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ का अधिसंख्य तबका जो उतना पढ़ा-लिखा नहीं है या इस तरह की खबरों को सहज रूप से जिसको मान लेता है, उनके लिए बहुत कुछ किया जाना इसमें आवश्यक है। उन्हीं लोगों के उनके बीच में ये चर्चाएँ बहुत चल रही थी, जिसमें ट्रेन डाइवर्ट होने वाली खबर थी, जिसको कुछ एक चैनलों ने जो एजेंडा इन्फॉर्मेशन आगे प्रोपेगेट करते हैं, उन्होंने ये कहा कि इतनी सारी ट्रेनें कैसे भटक सकती हैं उसको ये इस ट्रेनों के भटकाव पर जवाब दिया जाना चाहिए। जबकि उसमें ये था कि उस रूट पे आने वाली जो ट्रेनें हैं, उस रूट पे जाने वाली जो ट्रेनें हैं, या तो ट्रैफ़िक की वजह से या रूट में ज़्यादा लंबाई कवर करने की वजह से उनको डाइवर्ट किया गया था। तो उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोपेगेट किया गया, उसमें क्या उनका स्वार्थ है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपने बात कही जिन बड़े पत्रकारों का नाम अभी चंद्र प्रकाश ले रहे थे। मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने सालों-साल काम करते हुए अपना एक नाम बनाया और उस नाम को फिर एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए, उसके लिए सच, झूठ नैरेटिव गढ़ने के लिए उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को दाँव पर लगा दिया। उसमें उनको क्या हासिल हुआ इस कॉस्ट पे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कीमत उन्होंने चुकाई। अब मैं एक बात मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही हैं, उनके पास अभी अनिल जाएँगे। अ कि अब देखिए वो लोग जिनके चेहरों से नकाब उठ चुका है, वो नाम जिन्होंने ये साबित कर दिया है, कई बार उन चीज़ों को रीइन्फोर्स करके कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो एजेंडा प्रोपेगेट कर रहे हैं या खबरें और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उनके बारे में अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब वो हरा साँप नहीं रह गए हैं। अब वो ऐसे साँप हैं, जो सामने आकर दिखाई देते हैं। फ़िक्र हरे साँप की करने की ज़रूरत है, जो अलग से दिखाई नहीं देते। And with this, I'll rest my case and I'll take your leave, kind leave. Thank you so much. तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ जुड़ के और ये वाक़ई बड़ा आई ओपनर था बहुत सारे मामलों में और बहुत सारे मित्रों के साथ बड़े दिनों बाद यूँ कैच अप करने का मौका मिला। मीनाक्षी आप सीपी भाई आज तो बड़े गज़ब लग रहे हैं वर्मा जी। आप सभी लोगों को के साथ बातचीत का मौका मिला, आपका बहुत धन्यवाद। अनिल भाई विशेष रूप से आपका कि आपने आप इस जाना चाह रहे लायक हैं 10-15 समझा मिनट और में आपने यहाँ बुलाया। अगर द मुझे आप 10-15 मिनट आज्ञा में दें